राहुल गांधी भीड़ में पुशअप मार रहे हैं। राहुल गांधी तो फिट है, कांग्रेस अनफिट चल रही है, वो भी पॉजिटिव है। लास्ट क्षणों में अपनी रैलियां उन्होंने बंद कर दी। राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं तो मैं पहले बताना चाहता हूं कि इस पूरे भारतवर्ष में अगर कोई विपक्ष में नेता है या किसी को पूरे भारत की चिंता है तो वो श्रीमान राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने टीएमसी और बीजेपी को करारा जवाब देते हुए अपनी सारी रैलियां वहां पहले क्यों नहीं की पहले क्यों नहीं की? पहले गठबंधन कर रहे थे कि कितने माओ के कोख को उजाड़ेंगे, कितने माओ के कोख को उजाड़ेंगे। ये बेऔलाद लोग हैं, ये औलादों का दर्द नहीं समझ सकते। लखनऊ से खबर आई 1 लाख में वो इंजेक्शन बेचा गया। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? सत्ता का संरक्षण किसको मिल रहा है? जितने दिनों तक कोविड के काल में मुझसे जो बन पा रहा है, मेरी जो हैसियत है, मेरे अंदर जो ताकत है, बतौर एक आम आदमी, बतौर एक अधिवक्ता, अगर मैं कुछ लोगों के लिए जो भी कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं। रही बात कि शासन और सत्ता में जो लोग ऊपर बैठे हैं, अगर उनको लगता है कि वो यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर, चाहे गाजियाबाद हो, ये दवा अगर 100 रुपया MRP है तो 100 रुपया में बिकनी चाहिए। उससे 1 रुपया ज्यादा लगा तो फट से FIR होना चाहिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। देश इस समय भयावह स्थिति से गुजर रहा है। ना इस समय वेंटिलेटर मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना बेड मिल रहे हैं, ना हॉस्पिटल में जगह है। जनता त्रस्त है। नेताओं के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। कोरोना महज एक आंकड़ा है। जब तक वो आपके घरों में प्रवेश नहीं कर लेता, जब वो आपके चारदीवारी में प्रवेश कर लेता है तो किसी के लिए चुनौती तो किसी के लिए बेबसी का शक्ल ले लेता है। स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पे है सर्वाधिक कोविड पेशेंट में। ये स्थिति क्यों बनी? ना विपक्ष बोलने के लिए तैयार है, ना पक्ष बोलने के लिए तैयार है। जनता खुद प्रशासन करने के लिए एक सरकार चुनती है। सरकारों को जब ऐसा लग रहा था कि कोरोना, जब तमाम विश्व के रिपोर्ट आए कि भारत में महामारी तेजी से फैल रही है, तो ये पक्ष और विपक्ष मिलकर रैलियां करा रहे थे। जनता भीड़ की तरह भीड़ में चल रही थी। आज स्थिति बदतर हो रही है। हमारे साथ 2 सहयोगी हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शिवशंकर गौड़ जी हैं। हमारे बाईं तरफ बीजेपी की विचारधारा और समाजसेवी एडवोकेट, तेज तराज एडवोकेट माने जाते हैं, शिवेंद्र जी हैं। शिवेंद्र जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवशंकर जी, आपका भी उत्कर्ष पत्रिका पे बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन हमारा शिवेंद्र पांडे जी से होगा कि लॉकडाउन क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले माननीय हाई कोर्ट ने जो भी सुझाव सरकार को दिए हैं, सरकार ने अपने जवाब में जो भी उसमें हल्फनामा लगाया, उन्होंने यही कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में अगर एक तरफ हम लॉकडाउन करते हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा वर्ग है जिसकी जीविका के बारे में सोचना है। मैं मानता हूं कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। 1 मिनट रोकेंगे। सरकार की तानाशाही है कि नहीं? कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अब जनता परेशान है कि आप लॉकडाउन लगवाइए। आपने महामारी बढ़वा दी अपनी रैलियां करा के, और जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप 5 जो बड़े जिले हैं उसमें 26 तक लॉकडाउन, अप्रैल तक लगवाइए, तो आपके मुख्यमंत्री आते हैं और तानाशाही के साथ ये कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। देखिए, एक चीज आप स्पष्ट रूप से जान जाइए, जो किसी भी विचारधारा से या किसी भी चीजों से प्रेरित होकर नहीं, यह स्पष्ट बात जानिए कि किसी व्यक्ति को अगर रिटायरमेंट के बाद यह सोचे कि मैं किसी राज्य का राज्यपाल बन जाऊं, तो निश्चित तौर पर वहां पर न्यायपालिका की गरिमा में गिरावट होगा और इस विचारधारा से निकलकर न्यायपालिका को कार्य करना होगा। और न्यायपालिका कार्य कर रही है, सरकार को भी उसके साथ आना होगा। और इसमें कहीं ना कहीं एक चीज जानिए, हठ धर्मिता छोड़नी होगी, क्योंकि यहाँ पे सवाल मानवता का है। अगर आज इसमें किसी प्रकार की राजनीति की जाएगी तो यह देश की जनता, चाहे वो किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, उसको कभी माफ नहीं करेगी। शिवेंद्र जी, मैं आपके फेसबुक पर आप एकदम तटस्थ होकर और सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। सुनिए, आप एडवोकेट हैं, आप बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं, आपके पास लगातार फोन आ रहे हैं। आप देखे होंगे लखनऊ की स्थिति, एक हॉस्पिटल था जहां 10 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ था। आप तल्ख होकर लिख रहे हैं। लॉकडाउन कहां तक हटाना उचित था? मैं इतना बता दूं कि सुबह से लेकर और रात को जब तक नहीं सो जाता हूं, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक पे बनाए गए ग्रुप के माध्यम से, स्वयं फोन के माध्यम से हम लोगों ने गोरखपुर में एक गोरखपुर कोविड हेल्प डेस्क का निर्माण किया है, जिसमें हमारे पास सिद्धार्थनगर से राजन द्विवेदी जी, बड़हलगंज से प्रणव द्विवेदी जी
और इसी तरह के राहुल वर्मा इत्यादि, मित्र प्रकाश जी आजाद, सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसमें लगातार एक्टिव रह रहे हैं। जो लोग प्रत्यक्ष दरवाजे से निकल के नहीं सहयोग कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से रात के 12-1 बजे तक तत्पर हैं। जिन मरीजों के पास कोई अटेंडेंट नहीं है उनको अटेंडेंट दिलवाने तक की सुविधा का कार्य ये सारे लोग कर रहे हैं। मैं इस समय देश की जनता या प्रदेश की जनता या इस जिले की जनता किसी को भी हतोत्साहित करने का कार्य नहीं करूंगा। मैं यह सबसे निवेदन करूंगा कि आपको हर भावनाओं से ऊपर उठकर जितना सहयोग आप एक दूसरे का कर सकते हैं आप कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रशासन के तौर पे प्रशासन दवाओं के जमाखोरी में, कालाबाजारी में जितनी तेजी से कार्रवाई कर सकती है कार्रवाई करना चाहिए। केवल यह मात्र कह देने से कि अगर कोई व्यक्ति दवा का काला कारोबार करता है या दवा की जमाखोरी करता है उसके ऊपर रासुका लगाया जाएगा, केवल इससे कार्य नहीं चलेगा। आप एक्शन लीजिए, करिए, क्योंकि अगर यह देश रहेगा, ये जनता रहेगी तो आगे राजनीति चलती रहेगी। वर्तमान में इस देश को एक कड़े प्रशासन और एक कड़े शासन की आवश्यकता है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के आलोक सिंह जुड़ रहे हैं, प्रदेश सचिव हैं, थोड़ा लेट हो गया, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवशंकर जी, आपसे तीखा सवाल है। जब रैलियां हो रही थी, कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे, लगातार रिपोर्ट पर आप लोग विपक्ष वाले नज़र बनाए रहते हैं कि सरकार गुमराह कर रही है, नज़र बनाए होते हैं और लगातार उन आंकड़ों को आप दर्शाते रहते हैं। विपक्ष ने क्यों नहीं अपनी रैलियां स्थगित कर दी? विपक्ष की कौन सी रैलियां हुई? समाजवादी पार्टी की बुआ के साथ आप गठबंधन में थे, ममता का समर्थन कर रहे थे। आप देखिए, दो पक्षीय बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कभी हमने बुआ का जब गठबंधन था आदरणीय बहन मायावती जी के साथ, तब था, ठीक है, हमने टीएमसी का समर्थन किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने समर्थन दिया, ठीक है ना कि वहाँ भीड़ इकट्ठा किया, बल्कि जिस प्रधानमंत्री को राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए था, जिस मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की जनता, अपने प्रदेश की प्रजा के लिए काम करना चाहिए था, तो जनता के पैसे के लिए गए हेलीकॉप्टर से वो जाके पश्चिम बंगाल में वहाँ के टीएमसी से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे विश्व के नेता, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के राष्ट्रपति, बड़े बड़े नेता, इनसे बड़े नेता वो कोरोना से लड़ रहे हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे देश के मुखिया जाके एक महिला मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं। आप सोच देखिए, अभी साथी भाजपा के सहयोगी ने कहा कि ये सुनिश्चित होना चाहिए। सुनिश्चित क्या करेंगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, आप 1 बजे रात तक जग रहे हैं, तो मैं साधुवाद करूंगा आपका कि आप जैसा कर्मठी हमारे विश्वविद्यालय में साथी रहे हैं, हम लोग एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन जब आवश्यकता है कि इस देश का मुखिया, जब आवश्यकता है इस प्रदेश का मुखिया जब तटस्थ होकर इस जनता की सेवा करे, तो वो प्रचार करने में लगा हुआ है। जब वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो आप प्रचार करने में लगे हुए हैं, दवाइयों की आवश्यकता है तो आप प्रचार करने में लगे हुए हैं। मैं सीधा कहता हूं कि जो कालाबाजारी की रासुका की बात सहयोगी ने की, मित्र ने कहा, तो ये रासुका लगाएगा कौन? कानूनी कार्रवाई करेगा कौन? जो नौकरशाहों के हाथों मंडियां बेच दी जा रही हैं, जो वेंटिलेटर ऑक्सीजन के सिलेंडर बेच दिए जा रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? सरकार तो हमारे पास है नहीं, हम तो विपक्ष में। श्रद्धेय अखिलेश यादव जी भी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन लगातार वो ट्वीट के माध्यम से लगातार रोकना चाहेंगे इस कोरोना ने। ये बीजेपी से हैं, बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं शिवेंद्र पांडे जी, शिवशंकर गौड़ हैं और आलोक सिंह हैं, कांग्रेस से हैं। तीनों लोगों को, मतलब तीनों पार्टियों को कोरोना ने पॉजिटिव कर दिया है। आमतौर पर पक्ष विपक्ष एक किसी सवाल पे पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन कोरोना ने पॉजिटिव किया है सवाल। देखिए ये महामारी के रूप में जो है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा था, मैं आपको प्रोपोगेंडा बता रहा हूँ कि जब WHO ने कहा कि आप संज्ञान लो, WHO कह रहा है कि आप संज्ञान लो, तब ये रैली कर रहे हैं। WHO ने आप कहाँ थे? मैं बता रहा हूँ, मेरा सुनिए, धैर्यतापूर्वक सुनिए, आपने साथी सुना, मेरा भी सुनिए। WHO कह रहा आप संज्ञान लीजिए, तो ये रैली मचा रहे थे। हमारे नेता ने कहा कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए, ये नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित तरीके के माध्यम से कि कोरोना कैसे फैले और कैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, कैसे आम जनमानस को तितर बितर किया जाए कि कोरोना का भय, कोरोना है, ऐसा नहीं कोरोना नहीं है, लेकिन इनको कैसे इनकी जवाबदेही तय ना हो कि जैसे वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी, देखा जा रहा है, पिछले साल भी देखा गया। लेकिन इन्होंने कोरोना क्या कहते हैं, एयरलाइंस में जहाज़ों में भर भर के मंगवाया, कहीं आइसोलेट की व्यवस्था नहीं। मैं कहता हूं अगर सरकार क्षमता ले ले और सरकार अगर तटस्थ हो जाए, काम करने पे आ जाए, तो तमाम वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है। तमाम हमारे पास स्टेडियम है, तमाम हमारे पास महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे ज़मीनें खाली हैं जहाँ हम
अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बना सकते हैं। लेकिन भाजपा के मोदी साहब आते क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनिए। हम ऑक्सीजन घर में पैदा करें क्या, हम दवाई घर में पैदा करें क्या, दवाई की कंपनियों का अधिकार इनका, ऑक्सीजन बनाने का अधिकार इनका, वेंटिलेटर बनाने का अधिकार इनका, ऑनलाइन ये सूचना देंगे नहीं, फर्जी अधिकारी इनके कर रहे हैं, इनके डीएम कलेक्टर फर्जी झूठ फैला रहे कि सीट है नहीं। और जाके आप पता कीजिए 10,000 संख्या की सीट पे ये बता रहे 25,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, ये फायदा किसको जा रहा है? स्थिति तो गंभीर है। बीके सिंह के भाई को बेड नहीं मिल रहा है, ट्वीट करना पड़ रहा है। देवतुल्य कार्यकर्ता बीजेपी के, देवतुल्य कार्यकर्ता जो इनके हैं, अभी आशीष पांडे ने ट्वीट किया था, तारीफ कर रहे थे बीजेपी सरकार की, और उनके मित्र को ऑक्सीजन नहीं मिला और उनका डेथ हो गया है। बिल्कुल अभी ये कल की बात है। आशीष पांडे जी इस समय दिल्ली में हैं और उनकी ट्वीट को मैंने पढ़ा भी था। आप एक चीज जानिए, पहली चीज कि आप इस भावना से इस वक्त ऊपर उठ जाइए कि कौन किस पार्टी का है। कोरोना पकड़ने का कोई ये लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि आप किसी दल से हैं। किसी भी व्यक्ति को यह बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का बचाव है और इस बीमारी का एक ही बचाव है कि आप कितने प्रोटोकॉल्स, कितनी सजगता से आप सारी चीजों को। प्रोटोकॉल की बात आप लोग कहाँ कर रहे थे जब बिहार में चुनाव था? आपने रैलियां कराई, बंगाल में आप रैलियां करा रहे हैं, 5 राज्यों में आप करा रहे हैं। आ रहे हैं। मैंने इसके बारे में लिखा है और आपको बताना चाहूंगा कि जो माननीय उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट न्यायालय में आपको यह मैं बताना चाहूंगा स्पष्ट करके कि जो माननीय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के खंडपीठ में जो याचिका PIL दाखिल हुई थी उसमें हमारे बड़े भाई सहयोगी सभी लोग सम्मिलित थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसके पूर्व में मैं लगातार ये लिखते आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों को जहां पे पॉपुलेशन कम्युनिटी ज़्यादा है उनको बंद करने की आवश्यकता है। समुचित रूप से जितनी भी मेडिकल की सारी इक्विपमेंट्स हैं वहां पे सरकार के माध्यम से नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बाजार को खोलने का एक नियमित समय बनाना पड़ेगा आपको। अगर 6 से 7 दिन 10 दिन में आप स्थिति कंट्रोल कर लेंगे तो इसके बैकअप में आप ज्यादा से ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे जिसकी तत्काल रूप से आपको आवश्यकता है। आलोक सिंह के पास हम चलेंगे। आलोक जी, आप केंद्र में मुख्य विपक्ष हैं, सीटें तो उतनी नहीं मिली लेकिन आपको विपक्ष की भूमिका निभानी थी। राहुल गांधी भीड़ में पुशअप मार रहे हैं। राहुल गांधी तो फिट है, कांग्रेस अनफिट चल रही है, वो भी पॉजिटिव है। लास्ट क्षणों में अपनी रैलियां उन्होंने बंद कर दी। राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं तो मैं पहले बताना चाहता हूं कि इस पूरे भारतवर्ष में अगर कोई विपक्ष में नेता है या किसी को पूरे भारत की चिंता है तो वो श्रीमान राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने TMC और बीजेपी को करारा जवाब देते हुए अपनी सारी रैलियां वहां पहले क्यों नहीं की? पहले क्यों नहीं की? पहले गठबंधन कर रहे थे। मैं बताता हूं। राहुल गांधी जी वहां पर गए, वहां की स्थिति को उन्होंने देखा। मात्र एक रैली राहुल गांधी जी ने वहां किया और वहां की स्थिति को देखते हुए तुरंत उन्होंने यह ट्वीट किया कि मैं आगामी सारी रैलियां निरस्त करता हूं। लेकिन आज अमित शाह और श्रीमान मोदी जी जो आज पूरे भारत के, मुझे लगता है भारत ने उन्हें चुना और भारत के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि आज एक पार्टी के वो नुमाइंदा बनकर और जाकर पूरे 1 महीने से वह बंगाल के चुनाव में संघर्ष कर रहे हैं। उनको यह नहीं पता है कि वह 29 राज्य के जिम्मेदार हैं, पूरे भारत के जिम्मेदार हैं। आज देश त्राहिमाम कर रहा है, आज लोग सड़कों पर हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उन्हें दवा नहीं हो रही है। उन्हीं के एक पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी 58,000 इंजेक्शन जो व्यक्ति स्टॉक करता है उसके समर्थन में जाकर थानों पर उसकी पैरवी करते हैं। ये बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। और ऐसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण और उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे ही करते रहे तो निश्चित तौर पर इस देश की स्थिति गर्त में जाने वाली है। इस स्तर पर हम लोगों ने इंडियन यूथ कांग्रेस आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग युवाओं के ट्वीट, युवाओं के जो फेसबुक के माध्यम से हैं उनके माध्यम से हम लोग #SOS IYC चला रहे हैं और उसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक उनके साधन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। चाहे वह सिलेंडर हो, चाहे वह बेड हो, चाहे वेंटिलेटर हो, आदि मुद्दों पर हम लोग जमीनी संघर्ष कर रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जब तक इंडियन यूथ कांग्रेस या जब तक इस भारत में कांग्रेस जिंदा है तब तक एक लोगों के अंदर सांस भरने का काम कांग्रेस करती है। कैसे सांस भरेंगे जहां आपकी गठबंधन की सरकार है? यहां आप राजस्थान को देख सकते हैं जहां आपकी सरकार है, वहां भी तो स्थिति नहीं संभल रही है। सरकारों का नहीं पता कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमें सरकार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम खरीद फरोख्त नहीं करते हैं, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, हम भ्रम फैलाने का काम नहीं करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम का काम नहीं करते हैं। हमें सिर्फ चाहिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें सिर्फ चाहिए तो जरूरतमंद चीजें, हमें चाहिए तो लोगों का विकास। इसलिए आज के डेट में हमें
सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सारे मुद्दों को छोड़कर आप छत्तीसगढ़ का स्थिति देख लीजिए, झारखंड का स्थिति देख लीजिए, वहाँ पर हम लोगों ने स्टेडियम्स को भी बेडों में तब्दील कर और वहाँ पर किया। और अब भी हम लोग कहते हैं कि जितने भी कोचिंग संस्थान, जितने भी हॉस्टल्स हैं, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट के हॉस्टल्स हैं, वो आज के डेट में खाली हैं। हम लोगों को उस पर विचार करके उनको आइसोलेशन बेड के रूप में तब्दील करना चाहिए। और कांग्रेस हर जहां भी हमारी सरकारें हैं पूर्ण रूप से पूरे प्रयास में है कि अपना 100% दे सके, और जहां हम लोग नहीं हैं वहां हम लोग 200% देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों की ज़रूरत है। लोग वहां पर वर्तमान सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और ऐसी अव्यवस्थाएं फैला दी गई हैं, ऐसा भ्रम फैला दिया गया है कि लोगों को बस व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिल पा रही है, और वो भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। कोई व्हाट्सएप पे डॉक्टर बना हुआ है, कोई फेसबुक पे डॉक्टर बना हुआ है, लेकिन 130 करोड़ जनसंख्या पूछ रही है। विपक्ष हमारे साथ है कि आखिर विपक्ष ने क्या किया। रैलियां करवाई, महज जनता वोट बैंक बन के रहेगी, या ये राजनेता एक ही काम कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, जनता को बूथों तक ले जा सकते हैं। आज स्थिति ये दयनीय है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, समाचार पत्रों के माध्यम से चले जाइए। मैं एक बार डिबेट करा रहा था, शिवशंकर जी थे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, शिवेंद्र पांडे जी थे। शिवेंद्र पांडे जी ने कहा वैक्सीन डिप्लोमेसी, कहाँ गई आपकी वैक्सीन डिप्लोमेसी? आज जनता त्रस्त है, राज्यों में और देश में ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। हम पहला बाइट लेंगे शिवशंकर गौड़ जी का। देखिए, जब मैं फिर आ रहा हूँ, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा तो ये सरकार कर क्या रही थी? आप एक बताइए कि एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है, एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है, एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है कि अपने देश की जनता के लिए वो वैक्सीन उपलब्ध कराए, दवाई उपलब्ध कराए, उनके लिए वेंटिलेटर जो आवश्यकता हो तथा जो दिन प्रतिदिन आवश्यकता हो, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे वेंटिलेटर हो। लेकिन इन आवश्यकताओं में जो पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया, अखिलेश यादव का 108 दिया हुआ एम्बुलेंस, काम वही आ रहा है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी ने कोई एम्बुलेंस नहीं लाए, मुख्यमंत्री जी कोई एम्बुलेंस नहीं ला पाए। दूसरी बात, जो हमने कोविड के जो हमने मेडिकल कॉलेज बनाए थे, जो हमने हॉस्पिटल बनवाए थे, वो हॉस्पिटल जो चाइल्ड वार्ड था, चाहे सदर में देख लीजिए चाहे मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, आज उसको कोविड में बदल दिया गया। लेकिन इस देश को 3 चीज़ की आवश्यकता है। एक तो पहला कि नया प्रधानमंत्री, तत्काल इस प्रधानमंत्री को बदला जाए, या तो नैतिकता का आप ये पद से इस्तीफा दे दें। दूसरा, हमारे देश में दवाइयों की आवश्यकता है, और तीसरा, हमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो साथी मित्र कह रहे थे कि सारे विपक्ष यहाँ राजनीति नहीं है। आप बताइए, आप चुनाव में रहते हैं, हम चुनाव में रहते हैं, पूर्व में चुनाव हुआ तो जनता ने आपको मताधिकार के माध्यम से आपको सत्ता सौंपा कि आप इस देश की व्यवस्था चलाएंगे। हम गलत थे, हम मानते हैं हम गलत थे। चलिए, हम मान लिया कि मेरे 4 सीटें आई, 5 सीटें आई, 15 आई, 100 आई, 50 आई, हम सरकार बनाने से चूक गए। लेकिन अगर सरकार आपकी बनी, जिम्मेदारी आपकी बनी, आपके मंत्रालय हैं, आपके CID, CBI, डॉक्टर, सारे सब तो पॉजिटिव हैं। सुन लीजिए, सब तो आपके पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैसे हो गए? चुनाव आयोग भी पॉजिटिव हो गया है। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। जैसा चुनाव आयुक्त ने कर दिया, उसको गोवा का राज्यपाल बना दिया, इन्होंने प्रस्ताव दे दिया। जजों को ये नियुक्त करेंगे, चुनाव आयोग को ये नियुक्त करेंगे, तो जनता कहाँ जाएगी? तत्काल रूप से आप ये समझिए कि जितने भी व्यवस्थाओं की आप बात करेंगे, संस्थाओं की बात करेंगे, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और दूसरी बात, मैं आपको बहुत गंभीर सवाल करता हूँ कि एक प्रधानमंत्री का राष्ट्र धर्म है क्या? आप बताइए जरा। जब इस देश में लोगों को दवाई के लिए त्राहिमाम, आप देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से भले हूँ, लेकिन पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ। मैं गोरखपुर का आम शहरी हूँ, मैं शिवशंकर गौड़ हूँ, मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थी भी हूँ। मन में पीड़ा होती है जब कोई माँ अपने बच्चे के शव को पैर के नीचे रख के जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में दर बदर भटकती है, जब एक बाप को कंधा देने वाले लोग नहीं मिलते, जब एक माँ अपने दूध में बच्चे को लेकर तड़पती है। और पिछले बार क्या हुआ कि पशुओं से तड़पती महिलाओं को बीच सड़क पे अपने बच्चों को जन्म देना पड़ा। ये जिम्मेदारी किसकी है सर? साहब हमारे कहते हैं, साहब हमारे कलाए कहे कि आत्मनिर्भर भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, हो गया आत्मनिर्भर तो रहा है आत्मनिर्भर भारत। लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर गोद में लेके जैसे कोई बच्चा ले। हम तो ये कहेंगे कि कितने माओ के कोख को उजाड़ेंगे, कितने माओ के कोख को उजाड़ेंगे। ये बेऔलाद लोग हैं, ये औलादों का दर्द नहीं समझ सकते। ऑक्सीजन को लोग गोद में लेकर दर बदर भटक रहे हैं। आखिर आपने व्यवस्था क्या की? चलिए, मैं एक बात और मान लेता हूँ, पूरी विपक्ष, पूरी केंद्र से लगाए प्रदेश तक, सारी विपक्ष निकम्मी है, नकारा, कोई काम हम नहीं करते। लेकिन सत्ता आपको क्यों मिली?
सत्ता आपको मिली कि जनता के हित में काम कीजिए, आप बतावें। और साथी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ये साथी बतावें कि कितने मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया, कितने ऑक्सीजन के फैक्ट्री इन्होंने लगवाया और कितने वेंटिलेटर इन्होंने लगवाया। और ये बताएं कि दवाओं का काला बाजारी क्यों हो रहा है इनके शासनकाल में। इनके अधिकारी नौकरशाह सब भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार बने हुए हैं। अधिकारी से लगाए, कलेक्टर से लगाए, जज से लगाए, एक एक प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के सारे काम कर रहा है। तो बताएं कि दवाओं का कालाबाजारी कौन करा रहा है, उसके पैसे किसके जेब में जा रहे हैं। 500 का दवा 15,000 में बिक रहा है। एक इंजेक्शन की कीमत 8,000 होनी चाहिए, 800 होनी चाहिए मार्केट वैल्यू के हिसाब जो WHO रेमडेसिविर की जो रेट है 3,000 से 3900 है और लिए जा रहे हैं 15 से 25,000 तक। लखनऊ से खबर आई 1 लाख में वो इंजेक्शन बेचा गया। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? सत्ता का संरक्षण किसको मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा टैगलाइन था कि सत्ता के संरक्षण में बने गुंडे माफिया अपराधी। आखिर इनको अगर सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता तो कैसे दवा व्यापारियों का मन इतना बढ़ जाता? मैं कह रहा हूँ पुलिस आपके पास, विपक्ष के पास तो नहीं ना है, सेना आपके पास है। और ज़्यादा दिक्कत है शिवेंद्र भाई, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मैं सुझाव देना चाहूँगा, ज़्यादा दिक्कत है तो विश्वविद्यालय के नौजवानों को आवाज़ लगाइए, छात्रावासों में रहने वाले नौजवानों को आवाज़ लगाइए। आवाज़ तो कल मोदी जी ने लगाया है। मोदी जी की बात क्या है, वो जुमलेबाज आदमी है साहब, वो जुमलेबाज आदमी हो, बेऔलाद आदमी क्या समझेगा। मैं बताता हूँ, जितने महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं सभी जगह वेंटिलेटर और अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जाए। हम 24 घंटा डे एंड नाइट शिफ्ट बांट के हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमें अपने देश की जनता को मरते हुए नहीं देख सकते। सबसे ज़्यादा पीड़ित युवा ही हो रहा है। हम आपके पास आ रहे हैं शिवेंद्र जी, विपक्ष का रहा है आपने लाइन में लगवा दिया, GST के लिए व्यापारियों को लगवा दिया, CA के प्रमाण पत्र के लिए जनता को लाइन में लगा दिया, शमशान में टोकन लेके लाश जलवाने के लिए आपने लाइन में लगा दिया, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगा दिया, दवाओं के लिए लाइन में लगा दिया, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए। मेरा सवाल दूसरा है, ये तो पहला था, विपक्ष पर आरोप लगा रहा है वैक्सीन डिप्लोमेसी। आज रॉ मटेरियल नहीं, अमेरिका मना कर रहा है। हमारे यहाँ दिक्कत वैक्सीन की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा निर्माता भारत है। आज स्थिति आ रही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष के आरोप हैं आप पे। देखिए, सबसे पहले जब कोविड की स्थिति आई थी तो भारत के पास कुछ नहीं था। सच्चाई तो यही है। और सच्चाई ये भी है कि भारत के पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो 2014 के पूर्व में रहा हो, चाहे 2014 के बाद में रहा हो, किसी ना किसी सरकार ने ही किया है। तो इस पे आगे सोचने का विषय है, ना कि एक दूसरे के गिरबान पे पकड़ने का विषय है, पहली बात। दूसरी बात कि दवा की कालाबाजारी के संबंध में उन्होंने कहा है कि कालाबाजारी हो रही है। मैं खुल के आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन और सत्ता जिसके हाथ में है, जिसके बागडोर में है, वह कितनी तेजी से कार्य कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। और भी तेजी से, मैंने एक दिन लिखा भी था इस पर कि आपसे अगर नहीं संभलता है प्रशासन, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं संभलती है तो आर्मी का सेटअप लगा के कार्य करवाइए। जितने भी आपके पास, नहीं मैंने ये बात लिखी है, मैंने कहा भी है। और शिवशंकर जी मैं आपको बता दूं, अरे महोदय आप ऐसा कर रहे हैं, मैंने लिखा है, सरकार का पक्ष रख रहे, मैंने लिखा है, जनता मर रही है और लिखने से काम चलेगा? जी बिल्कुल, कम से कम जो व्यक्ति ऑक्सीजन, निकम्मा कहाँ है सांसद आपका, कहाँ है विधायक आपके, जो व्यक्ति, हाँ ये सब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सब? रोकते हैं, बताता हूं। अगर गोरखपुर को टॉप 5 जिलों में रखा जाता तो ये मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक बात नहीं है। भाषणों में 2014 में, 2019 में इसी एम्स का जिक्र किया गया, एम्स के नाम पे वोट मांगा गया। कितने लोगों का एम्स में ट्रीटमेंट किया गया इस कोविड के दौरान? आप मुझे जवाब दीजिए। एक मिनट, हाँ, गोरखनाथ मंदिर के बगल में उनका शिवेंद्र जी, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। पहली चीज कि आलोक जी और शिवशंकर जी, मैं इस प्रदेश का मुखिया नहीं हूं। अगर आपको लगता है तो मेरे अंदर इतनी कुवत है कि अगर आप मुझे प्रदेश का बागडोर देंगे तो मैं इस प्रदेश को चला कर दिखा सकता हूं। आप ये बात हल्के में मत लीजिएगा, मैं बता सकता हूं। अगर सुनिए, अगर बिहार जैसे, सुनिए, नहीं, सुनिए, पहले आप एक बात सुनिए। आप कह रहे हैं विफल है, आप कह रहे हैं कि वो शासन नहीं चला पा रहे हैं, बागडोर आपको चाहिए, वो शासन प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं। ये बताइए, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि गोरखनाथ मंदिर के बगल में योगी आदित्यनाथ जी का चिकित्सा केंद्र है, उसमें कितने ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट हुए, कोविड के उसमें क्या जांच हो रहा है, उसमें उपचार के लिए कितने बेड लगे हुए हैं, उसमें वेंटिलेटर की क्या। कोरोना ने तीनों पार्टियों को पॉजिटिव कर दिया, लेकिन विचार पॉजिटिव में नहीं आ रहे हैं। आपको शुभकामनाएं शिवेंद्र जी कि आप इस प्रदेश के मुखिया बनिए भविष्य में, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना। लेकिन आप जिस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, पहले नेता छोड़ दीजिए, हम जनता हैं। शिवेंद्र जी, शिव शंकर गौड़ जी, आपको इस बात का इल्म नहीं है, ना आपको इस बात का ज्ञान है कि पिछले लगातार जिस दिनों से आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि होली के दिन मैं अपने घर से, बावजूद इसके कि उस दिन स्थिति सामान्य थी, उसके बाद अप्रैल के महीने में कोविड का सुनिए पहले बात सुनिए, पहले सुनना सीखिए, पहले सुनना सीखिए, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा, सुनना सीखिए, पहले सुनना सीखिए। जितने दिनों तक कोविड के काल में मुझसे जो बन पा रहा है, मेरी जो हैसियत है, मेरे अंदर जो ताकत है, बतौर एक आम आदमी, बतौर एक अधिवक्ता, अगर मैं कुछ लोगों के लिए जो भी कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं। रही बात कि शासन और सत्ता में जो लोग ऊपर बैठे हैं, अगर उनको लगता है कि वो यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, सुनिए मैं प्रत्येक राज्यों की बात करता हूं कि अगर इसी भारत में 5वीं फेल महिला ने भी भारत के एक राज्य को बतौर मुख्यमंत्री चलाया है, तो शिवेंद्र पांडे ये कहते हैं कि बतौर अधिवक्ता मेरे अंदर कुवत है कि मैं एक प्रदेश चला सकता हूं और मैं बता सकता हूं कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। मैं वो लॉ एंड ऑर्डर, वो मेंटेनेंस, वो मेडिकल सारी सुविधाएं कितनी तेजी से होनी चाहिए यह भी बता सकता हूं, चाहे वो भारत का कोई राज्य हो। शिवेंद्र जी, सवाल आपसे उठेंगे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आप मानते हैं? कोविड पेशेंट सुनिए बता रहे हैं, सुनिए नहीं हुसैन जी सुनिए ना, मैं भारतीय जनता पार्टी से 1 रुपया तनख्वाह लेता हूं, पहली बात सुन लीजिए मेरी बात को, ना वो मुझे तनख्वाह देती है। 2014 और उसके बाद जो वोट हुए, मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगर रिफरेंडम का सिस्टम हो तो आप इस भारत में अप्लाई करा दीजिए, जनता रातों रात अगर सरकार उखाड़ना चाहती है तो उखाड़ के फेंक दे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि मेरे अंदर जितना है, मैं एक सकारात्मक शक्ति के साथ लोगों की मदद के लिए तत्पर हूं और मैं मदद कर रहा हूं। आप अगर राजनीति करने के लिए यहाँ पे आए हैं तो मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं है। यह क्षण ऐसा क्षण है जिसमें राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के मैंने कल यह नहीं सोचा था कि अगर अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो गए और राहुल गांधी जी, तो मैंने ट्विटर पे लिखकर उनको कहा कि आप अपने सेहत का ध्यान रखें। इस भावना से नहीं कि वो दूसरे पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर बैठे हुए हैं, इस भावना से कि वो भी इस देश के नागरिक हैं। तो भावना सकारात्मक रखिए शिव शंकर जी। आप जैसे लोग देश के लोगों का मनोबल तोड़ने का कार्य करते हैं। आप जैसे लोग कार्य करते हैं। वर्तमान में यह आवश्यकता है कि लोगों का मनोबल बढ़ाइए, राजनीति छोड़िए, यह विचार करिए। आप जैसे लोग सुन लीजिए, मैं सुना बहुत शांति से सुना। आप सारी बातें अपने पे ले रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। पिछले लॉकडाउन में मैं यहीं अभी इस पंत पार्क में इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के समक्ष इस पार्क को बना हुआ है। साथ ही छात्र नेता आलोक सिंह भी, शिवेंद्र पांडे जी भी हैं। 82 दिन मैं बता रहा हूँ, सुनिए शांति से, मैं बोला नहीं बीच में, मेरी बात सुनिए आप। अरे सुनिए, 82 दिन मैंने 400 से 500 लोगों को खाना दिन रात बंटवाया। असम के रहने वाले, पश्चिम बंगाल के कूड़ा बीनने वाले लोगों को एसडीएम सदर के कहने पे मैंने कूड़ा घाट से लगाए, गोरनाथ तरंग पुल से लगाए और तरंग क्रॉसिंग के पुल के नीचे से लगाए, कूड़ा घाट नंदा नगर स्टेशन पे मैंने खाना 300-400 लोगों को बंटवाया। तमाम नौजवान कर रहे थे। इस बार भी जो सहयोग हो पा रहा कर रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बातें अपने ले रहे हैं। हमारे पास जितनी क्षमता हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव समाजवादी छात्र सभा के लखनऊ में बैठ के हेल्पलाइन नंबर बता रखे उन्होंने कि गोरखपुर में शिवशंकर है, तो शिवशंकर गोरखपुर से अगर कोई लखनऊ जाता है तो हम डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष को बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वहाँ व्यवस्था कराते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर बना रखा है। ये एक जिला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने जाल बिछा रखा है समाजवादी छात्र सभा का। हमारे पास स्टूडेंट यूनियन के कई सारे विश्वविद्यालयों में पदाधिकारी भी हैं, उनके माध्यम से हम सहयोग ले रहे हैं। बात दूसरी रही कि मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ शिवेंद्र भाई कि आप जो लड़ रहे हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूँ।
मैं आपके उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूँ कि आप जो जनता का सेवा कर रहे हैं। उपाय क्या है? उपाय क्या है इस स्थिति को उबारने के लिए? बिल्कुल बता रहा हूं। आप लोगों ने, विपक्ष ने देश को गर्त में डाल दिया। हम आपसे पूछेंगे, आ रहे हैं उपाय पूछेंगे। आप लोगों ने विपक्ष ने मिलकर, पक्ष ने मिलकर जनता को मौत के मुंह में ढकेल दिया। उपाय आपके चैनल के माध्यम से, एक नेटवर्क में हम लोग बंधे हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की दिक्कतें हों, #SOSIYC लिखिए, जिसमें हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, तनु यादव जी, विनीत कंबोज जी, कनिष्क पांडे जी और सभी यूथ कांग्रेस के लोग उस पर ध्यान लगाए हुए हैं। आपकी ज़रूरतों को हम लोग जरूर पूरा करेंगे। हम लोग यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, बाकी आपको तड़पते हुए नहीं देख सकते हैं। आपकी तड़प को, आपकी ज़रूरतों को हम लोग घर घर पहुँचाएंगे। #SOSIYC के तहत इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़िए और वहाँ अपनी ज़रूरतों को जरूर बताइए। जब BK सिंह जी ने बेड की बात की अपने भाई के लिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, पहुंच वाले हैं, किसी कांग्रेस के नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने ट्वीट करके गाजियाबाद में बेड खोजना शुरू कर दिया। डॉली शर्मा जी, जिनको इसी की जरूरत है, पक्ष विपक्ष की। कोरोना ने सबको पॉजिटिव किया है, जो पक्ष है वो विपक्ष है। से उन्हीं के खिलाफ डॉली शर्मा जी जो चुनाव लड़ी थी, वही BK सिंह ने उनको चुनाव हराया था। और आज सत्ता में रहते हुए, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको एक बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कार्यकर्ताओं को आंख खोलने के लिए यह एक नजीर है। और कांग्रेस क्या कर रही है, ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण। आपसे सुनिए, एक मिनट, थोड़ी दूरी बना के आ रहा है आपके पास। कांग्रेस ने जो रैलियां अब रद्द की हैं, आप कहते हैं हम चुनाव में नहीं जाएंगे। जनता को आप लोगों ने आग में झोंक दिया। ठीक है, अब हम उपाय पूछेंगे। खेला होबे विपक्ष कह रहा था, मोदी जी कह रहे थे, जो कि प्रधान सेवक खेला शेष। खेला होबे यानी कि जनता के साथ कोरोना खेला खेल रहा है, और खेला शेष यानी मौत का मातम देख सकते हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन तक मौजूद नहीं है। सारे लोगों ने जो करना था बिगाड़ लिया। हमारे पास फोन आ रहा है, इनके पास भी फोन आ रहा है। जनता आपको चुनती है, ब्यूरोक्रेसी से कहने नहीं जाएगी। वो आपसे जब मेरी बात हुई, शिवशंकर जी आप कह रहे हैं रात भर फोन उठाते उठाते हमारा हालत खराब है। आप कह रहे हैं फोन उठाते उठाते, शिवेंद्र जी एडवोकेट है, सबका हालत खराब है। उपाय क्या है? आप लोगों ने जनता को आग में डाल दिया। अब बताइए। जब CBI का आपको यूज करना होता है, किसी के खिलाफ आप जांच बैठा देंगे। ED का आपको उपयोग करना, आय से अधिक संपत्ति में जांच बैठा देंगे। तो आज जब देश को जरूरत है चुनाव टालने की, तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जो आज पूर्ण रूप से आदमखोर बन चुके हैं, लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, लोगों की मौतों के साथ तांडव कर रहे हैं, आज वो रैलियां क्यों नहीं स्थगित कर रहे हैं? विपक्ष के नेताओं से सीख क्यों नहीं ले रहे हैं? वो चुनाव आयोग क्यों नहीं स्थगित कर रहा है? वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा क्यों नहीं डाल रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये किस लिए बने हुए हैं? सिर्फ सरकार बनाने के लिए? पैसा किस लिए खर्च करना चाहते हैं? सिर्फ सरकार बनाने के लिए? उनके लोगों के भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो जब जनमत बदल देते हैं तो वो लोगों के दर्द को क्या समझेंगे? अभी साथी ने कहा कि वो बेऔलाद दर्द नहीं समझेंगे। बिल्कुल पक्ष हो विपक्ष हो, शिवेंद्र पांडे जी, ब्रजेश पाठक की खूब वाहवाही हो रही है। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारा विधायक निधि खर्च कर दीजिए। ठीक, आ रहे हैं आपके पास। आपके भी जितने विधायक बचे हुए हैं, यूपी को ये 7 पसंद था, नहीं पसंद था, कुछ सीटें आपके पास आई। सांसद के आपके खुद जो पूर्व CM हैं, क्यों नहीं आपके विधायक और सांसद अपनी सांसद निधि खर्च करके अपने अपने संसदीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आपने सुझाव कहा, तो हम कह रहे हैं सुझाव बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे सुझाव। बिगाड़ा अपने है तो कौन करेगा? बताइए। सत्ता पक्ष ने। देखिए, इस कोरोना काल में मैं ये कहता हूँ, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, आपदा है, इसमें राजनीति दूसरा स्तर है। लेकिन जिसके पास जिम्मेदारी है साहब ना, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करे। बाकी जहाँ रहा विपक्ष का काम, तो हमारे समाजवादी पार्टी जितने MLA हैं, जितने MP हैं, जितने पार्षद हैं, जितने चीज़ें हैं, हम गोरखपुर के जिले से आपको बता दें कि एक जिला अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के माध्यम से दी जा चुकी है। हमारे 4 फ्रंट है साहब, युवजन सभा है, छात्र सभा है, लोहिया वाहिनी है, और जो है यूथ ब्रिगेड है। सभी अध्यक्षों को आदेश हो गया कि आपके माध्यम से जहां मिलना आवश्यकता हो, वहां वेंटिलेटर और हर चीज़ की आवश्यकता है कि अगर आपका घर बड़ा है और लोग होम आइसोलेट जाना चाहते हैं, तो उनको ये आवश्यकता उपलब्ध कराई जाए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को कह रखा है। और बात तक जहाँ आप कह रहे हैं कि जहाँ पैसा देने वाली, अपनी निधि देने वाली बात है, तो पूर्व में हमने सारा निधि दे चुके हैं, सारी निधि हम दे चुके हैं। फिर इस बार भी हमारी तैयारी हो गई कि हमारे नेता दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कोरोना के माध्यम से, तो उपाय ये है कि जितने भी बड़े बड़े हॉल हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, निजी चिकित्सालय जो है, जो अपना मनमानी कर रहे हैं,
आप उसमें नोडल अधिकारी नियुक्त करके उसमें क्या कीजिए, उसमें क्या कीजिए। कोरोना ने अगर आपको पॉजिटिव किया है तो विचार भी अब बिगाड़ा है आपने, तो पॉजिटिव बनाइए। बहुत अच्छा उपाय है। आप सत्ता पक्ष के एक नेता को रख दीजिए नोडल अधिकारी में, उस कमेटी में एक विपक्ष को रख दीजिए या 2 विपक्ष को रख दीजिए, एक अधिकारी को रख दीजिए। वो तीनों चारों मिलकर देखेंगे अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय में 500 अस्थायी बेड की व्यवस्था की गई है तो 500 लोग ऐसे लोगों को मिले जो आवश्यकता वाकई है, जिनको वेंटिलेटर ऑक्सीजन की कमी है उनको मिले, वो ऑब्जर्व करेंगे। और वो सूची क्या कीजिए, आप एक ऐप बन जाए। आप दिल्ली में देखिए, हाँ हॉस्पिटल में मैं बता दूं आपसे, दिल्ली में हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार ने एक ऐप बना रखा है जिसमें सारे हॉस्पिटल वाले अपना डेटा देते हैं, कौन गंभीर पेशेंट है, किसको डिस्चार्ज करने की ज़रूरत है, कौन घर पे होम क्वारंटाइन हो सकता है, और वहाँ पर आप देख के और बेड आप अपने लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे ऐप बन गया। एक मानिए कि कोई साथी हमको फ़ोन करता है कि शिवशंकर भाई कैसे हमको यूनिवर्सिटी, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, कैसे। हमने कहा यार DDU.in.com पे जाओ, फट से वहाँ बेड की संख्या उपलब्ध है, आप फट से अपने पिताजी का नाम लगा के, आधार कार्ड लगा के फट से आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आपको एम्बुलेंस लेने आएगी, आपको एम्बुलेंस छोड़ने जाएगी, बात समझिएगा। फट से ये चीज़ें हो गई, बहुत आसान है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं इस समय देश हमारी त्रासदी से गुजर रहा है, मुझे तकलीफ है, लोग मर रहे हैं, मैं भी इंसान हूँ साहब, मैं ऐसा नहीं। अब अगर वो मरे, वेंटिलेटर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो मिल जाए, सब मिलने के बाद मरे तो ये होगा कि त्रासदी थी, लेकिन उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। समझिए, तो ये जिम्मेदारी देखिए सरकार में जो है, जिसके पास पावर है। DM साहब हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, हम निवेदन, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम ज्ञापन दे सकते हैं, वो भी रोक है, हम एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन DM सुनेगा किसके, सरकार की व्यवस्था सुनेगा। सरकार एक नियम चलाती है कि शनिवार कोर्ट ने कह दिया, पहले संडे को बंद था, अब शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सरकार ये कह दे, नोडल अधिकारी तय कर दे कि जिला अधिकारी इन लोगों के वहाँ जवाबदेही बनेंगे, तो हर पार्टी के लोग अगर लिख के देंगे कि यहाँ आवश्यकता है तो हो जाएगा ना। और ऐप बना दे, ऐप बनाने से क्या होगा, सबको वेंटिलेटर, सबको ऑक्सीजन और सबको दवा। ये जो दवाओं का खेल चल रहा है साहब ना, ये बहुत ही बड़े स्तर पे चल रहा है। आप समझिए, ये 1,00,000 2,00,000 करोड़ों का नहीं है, ये 100-200 करोड़ का है। इसकी जिम्मेदारी शिवेंद्र भाई आप बार बार कह रहे थे, मैं आपको बताऊं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी विद्यार्थी हूं, मैं भी LLB का विद्यार्थी हूं, आप अधिवक्ता हो गए, लेकिन मैं विद्यार्थी हूं। मेरी बात सुनिएगा, मैं चाह रहा हूं कि जनता के सहयोग से और नेताओं के सहयोग से इस पर ध्यान दिया जाए कि जो लोग इस मौत के तांडव में काली कमाई करना चाहते हैं, कौन लोग ऐसे हैं, उनको चिन्हित किया जाए, चाहे कोई भी हो, सत्ता का हो, विपक्ष का हो, कोई भी हो, उनको चिन्हित कौन करेगा भैया, चिन्हित साफ कौन करेगा। ये तो सत्ता पक्ष के जो अधिकारी है, सत्ता पक्ष जो मंत्री है, एक व्यवस्था चलती है ना, प्रमुख सचिव आदेश करेगा कि ये दवा इतने रेट में बिकनी चाहिए, चाहे लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर, चाहे गाजियाबाद हो, ये दवा अगर 100 रुपया MRP है तो 100 रुपया में बिकनी चाहिए, उससे 1 रुपया ज़्यादा लगा तो फट से FIR होना चाहिए। शिवेंद्र जी, पहली बात देखिए, यह ऐसा समय है जिस समय में मैं अपनी परिस्थिति को बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं सुझाव जरूर दे सकता हूं, जितनी मदद हो सकती है मदद कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश शासन से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, जहां तक मेरी बात इस चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से पहुंच पाएगी, क्योंकि बतौर अधिवक्ता, बतौर एक सामान्य नागरिक, मेरा ये निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रत्येक जिलों में अस्पताल हैं, सरकारी को छोड़कर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, जिनके पास 10 से ऊपर बेडों की संख्या है, सभी अस्पतालों को, सिवाय जिनमें कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए कुछ होता है प्रसूति अस्पताल है जहां महिलाओं के समूह, उन अस्पतालों को किनारे करके बाकी जितने अस्पताल हैं जहां पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज नहीं हैं, उन सभी अस्पतालों को बेड को शासन, होटल वगैरह जो अपने अंडर में ले। दूसरी सबसे बात कि जहां जहां दवा की फार्मा एजेंसियां हैं और जहां जहां वो प्रोडक्शन हो रही हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। उन नोडल अधिकारियों के मातहत ही प्रत्येक जिलों में दवाएं निर्गत की जाएंगी और इसकी सूची उन जिलों के, उन राज्यों के पेपर में जनता के लिए, जनता के हित के लिए यह सार्वजनिक स्तर पे बताया जाए कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, किस जिले में कितनी दवा की उपलब्धता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं, तीसरा सबसे बड़ा सुझाव कि आज के डेट में जैसे यह निर्धारित हुआ कि आज 100 मरीज इस जिले में आए या इस कस्बे में आए, आप एक समय को नियंत्रित करिए। अगले दिन जो आंकड़ा आज का आपका 100 का है, वो आंकड़ा निश्चित तौर पे 80 पे जाएगा और धीरे धीरे करते ये आंकड़ा जब कम होगा तो इसके पीछे जो आपके दिन बच रहे हैं लगातार
और ये संभव कैसे है कि आपको स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन का पुलिस प्रशासन के माध्यम से पालन कराना पड़ेगा। सरकार कर रही है जीविका और जीवन हमको दोनों बचाना देखिए, है। बिल्कुल तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाने हैं। बिल्कुल बात समझिए, एक तरफ लोगों की जान भी बचानी है, एक तरफ लोगों की जीविका भी बचानी है। दोनों बातें हैं, क्योंकि देश एक बार लॉकडाउन किया है, सारे व्यापारी वर्ग, सारे लोग, सारे सभी बंधु जितने भी हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमर हुई हैं और लोगों ने अपनी सेविंग्स खाई हैं। लेकिन वर्तमान में हमको ऐसा स्टेप लेना है कि जिस स्टेप के माध्यम से लोगों की जान पहली प्राथमिकता हो, लोगों का व्यापार जिससे उनकी जीविका चल सके और वो भूखे ना मरे, या दूसरी प्राथमिकता हो सरकार के पास उनके खाद्यान्न में फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने खाद्यान्न हैं सभी जिलों में नोडल अधिकारी बना के निर्गत किए जाएं, बांटे जाएं और सरकार एक व्यापक स्तर पर जितना बड़ा अभियान चला सकती है चलाए। यह मेरे सुझाव है। मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं और मैं सभी पार्टी के सभी नेताओं से, सभी एनजीओ संस्था से, जो लोग भी थोड़े बहुत जागरूक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से जितना सहयोग हो सकता है सहयोग करिए। क्या है उपाय आपके तरफ से? आप लोगों ने करना तक कर दिया, रैलियों में खूब कोरोना फैले हैं, अब आपके उपाय क्या हैं? जनता त्रस्त है। महोदय, रैलियों में हमने कोई कोरोना नहीं फैलाया है, बल्कि ये जो फेंकू महोदय हैं, मैं बता दूं, आंकड़ों की बात करूं, मैं 2018 से 19 4800 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सपोर्ट हुआ देश से। 2019 से 20 में 4500 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन 2020 से 21 जब देश में सर्वाधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, भारत एक ऐसा देश जहां पर सर्वाधिक ऑक्सीजन है, हम सप्लाई करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम 11,000 मेट्रिक टन सप्लाई करते हैं। आखिर क्यों? हमारे देश को जरूरत नहीं थी। सर्वाधिक वैक्सीन हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे लोगों को पूर्ण रूप से वैक्सीन नहीं लग पाया। अभी 8 से 10% लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो पाया है। उपाय मैं पूर्ण रूप से यही कहना चाहता हूं कि सरकार को प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो अधिकारी बेलगाम हो गए हैं उनको हिसाब से रखना पड़ेगा। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, सबको एक नियमित आधार पर चलाना पड़ेगा, उनको बेड में तब्दील करना पड़ेगा। देखिए, पूरी तरीके से मुझे ये लगता है कि सरकार हर जगह विफल है, लेकिन सरकार विफल, लेकिन हम जनता को छोड़ नहीं सकते। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लोग जितने अच्छों से अपने हाथ को धुलें। सबसे बड़ा मैं बता दूं कि मैंने पहले बता चुका, ऐप बने और बाकी जगह होटल, बाकी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों की संख्या को आइसोलेट करने वाला चीज़ें हो जाए। और आपने एक सवाल इनसे किया कि जब 100 मरीज बता रहे थे, अगर जहाँ 100 मरीज 25-50 मरीज आ जाते हैं, उस जगह को चिन्हित करके उसको घेरा बना दिया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए और उनको जिला प्रशासन नोडल अधिकारी के माध्यम से उनकी खाद्य सामग्री, उनके घर की आवश्यक जरूरतमंद की सामग्री उनको पहुंचाए। और जिला प्रशासन एक चीज़ बहुत ध्यान रखे, ये कि खाद्य सामग्री महंगी ना हो। लोग महंगा भी कर रहे हैं, दूध महंगा ना हो, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, तेल, बाकी चीज़ें ये महंगा ना हो। और दूसरी मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर जिला प्रशासन को लगता है किसी भी निजी चिकित्सालय या सरकारी हॉस्पिटलों में मेरी उपयोगिता या गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की उपयोगिता हो सकती है, बिना किसी शुल्क के हम अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से दे सकते हैं, कभी भी ले सकते, डे एंड नाइट हम दे सकते हैं। और वॉलंटियर अगर मांगे जाते हैं तो शिवशंकर गौर और गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक छात्र नेता पहले तमाम इन कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के और शिवेंद्र जी को सुना कुछ। आखिरी बात, वो सारे जनप्रतिनिधि किसी भी दल के हों जो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो और तमाम गाड़ियां लगा के चलते हैं, महोदय, निसंदेह कोरोना बहुत डरावना है, स्ट्रेन बहुत तगड़ा है। निसंदेह लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, लोगों ठीक भी हो रहे हैं, डेथ रेशियो भी बढ़ रही है और रिकवरी रेशियो भी बढ़ रही है। लेकिन आप सभी जिम्मेदारी को समझें। प्रचार प्रसार तक ही केवल सामाजिक दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आप अपने घरों से बाहर आए, नहीं घरों से बाहर आ पा रहे हैं। हमने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को सुना। इन तीनों लोगों ने रैलियां करके खूब रैलियां की, कोरोना के पेशेंट इन्होंने बढ़ाए। तमाम ये दिक्कतें हैं, देश त्रासदी से गुजर रहा है। किसी को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मैं खबर देख रहा था तो लखनऊ में किसी हॉस्पिटल के पास 10 मिनट का ऑक्सीजन हॉस्पिटल के पास था। जनता त्रस्त है। हमें पक्ष विपक्ष पर आरोप नहीं लगाना होगा, हमें जनता की सेवा करनी होगी। जनता जबरदस्त तरीके से ये भयावह स्थिति झेल रही है। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।